नमस्कार। मधुशाला एक कविता एक दर्शन पर हमारी ये जो गहरी चर्चा चल रही है उसके अंतिम पड़ाव में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और पिछले हिस्सों में हमने प्रेम, जीवन दर्शन, आत्मा की यात्रा, इन सब पर बात की थी। हाँ, वो सब बहुत दिलचस्प पहलू थे। लेकिन आज हम मधुशाला के उस तेवर पर ध्यान देंगे जो थोड़ी कह सकते हैं विद्रोही है। बिल्कुल, वो तेवर जो समाज, धर्म या जो भी स्थापित व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़े करता है। हाँ, मतलब स्थापित मान्यताओं को सीधी चुनौती। इसमें क्रांति की गूंज है, विद्रोह का स्वर है और अंत में आत्मा की मुक्ति की एक तलाश भी। सही। और यही चीज है जो मधुशाला को सिर्फ एक खूबसूरत कविता संग्रह से कहीं ज्यादा बना देती है। हाँ बिल्कुल। बच्चन जी का जो यहाँ आक्रोश दिखता है ना, वो ऐसा नहीं कि चीख रहा हो, वो बहुत शांति से लेकिन गहरी चोट करता है। जैसे वो उनकी एक पंक्ति है जो आज भी मुझे लगता है उतनी ही प्रासंगिक है। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। क्या खूब कहा। ये पंक्ति तो जैसे मधुशाला का मूल मंत्र बन गई है। पर क्या ये सिर्फ एक पीने की जगह की तारीफ है या इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है? ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, यहाँ मधुशाला सिर्फ कोई बिल्डिंग या जगह नहीं है। अच्छा। वो एक विचार है, एक प्रतीक, एक ऐसी समतावादी बराबर की जगह का प्रतीक जहाँ समाज के बनाए सारे फर्क जैसे जाति, धर्म, अमीर गरीब, वो सब मिट जाते हैं। हाँ, वो सब खत्म हो जाते हैं। ये उस समय के पाखंड पर एक बहुत तीखा कटाक्ष था। एक ऐसी जगह का सपना जहां सब इंसान बराबर हों। और ये बराबरी का विचार जो है, ये सिर्फ समाज तक ही नहीं रुकता। मुझे लगता है ये ज्ञान और अनुभव के स्तर पर भी कुछ कह रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसा लगता है जैसे बच्चन जी किताबों से ज्यादा अनुभव को महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल। उनके एक बहुत मशहूर रुबाई है ना, जिसका सार यही है कि आप वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, सब नियम जान लो, लेकिन जिसने साकी को देख लिया, मतलब जिसने सत्य का असल अनुभव का सामना कर लिया, तो उसके लिए वो किताबी ज्ञान, वो ज्ञान विवेक सब फीका पड़ जाता है। वो कहते हैं, पढ़े फिरे वे वेद पुराण, जिसने देख लिया साकी को, खोया वह सब ज्ञान विवेक। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि आत्मा की जो असली प्यास है उसे बुझाने के लिए सिर्फ बाहरी ज्ञान या ग्रंथ काफी नहीं है। बच्चन जी का इशारा तो यही लगता है। उनका जोर जो है वो अंदर की अनुभूति पर है, सीधे अनुभव पर। कविता जैसे कह रही हूं कि भाई बाहरी दिखावे और नियमों से आगे बढ़ो, सत्य को सीधे महसूस करो, वही असली ज्ञान है। तो किताबी ज्ञान बस रास्ता दिखा सकता है, पर मंजिल तो खुद चलकर ही मिलेगी। हाँ, कुछ ऐसा ही। अनुभव ही असल में मंजिल है शायद। इसी विद्रोही तेवर को अगर हम देखें तो क्या मधुशाला को एक तरह का क्रांतिकारी प्रतीक भी मान सकते हैं, खासकर उस समय में जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था? देखिए, इसे सीधे सीधे कोई राजनीतिक क्रांति का दस्तावेज कहना तो शायद सही नहीं होगा। बच्चन जी कोई नारे नहीं लगा रहे थे। अच्छा। लेकिन हाँ, ये एक सामाजिक और वैचारिक क्रांति का आह्वान जरूर है। ये कविता समाज में जो गहरी जड़ें जमा चुकी थी ना, वो रूढ़ियां, भेदभाव, जड़ता, उन सब पर चोट करती है। हाँ, उन पर जबरदस्त हमला है। वो पंक्ति फिर याद आती है, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ये सिर्फ धार्मिक एकता की बात नहीं है, तो फिर ये पूरे समाज के सुधार की पुकार है, एक बराबरी की मांग है। एक और पंक्ति है जो शायद इस भाव को और भी ज्यादा साफ करती है, मठ, मंदिर, मस्जिद सब कुछ तोड़ चुका जो दीवाना, हाँ, उसे अकेली मधुशाला। यहाँ मधुशाला का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ तो मधुशाला जैसे इंसान की बनाई हर दीवार, हर सीमा के पार चली जाती है। ये सिर्फ धर्म या समाज के बंधन नहीं तोड़ रही, ये हर तरह की जो छोटी सोच है ना, संकीर्ण विचारधारा, उससे मुक्ति का प्रतीक बन जाती है। एक अनंत खुली हुई मानवता की तरफ इशारा है। और ये जो मुक्ति का भाव है, ये मौत के सामने भी नहीं झुकता। ऐसा लगता है मधुशाला मृत्यु से डरती नहीं। यही तो इसकी खासियत है। बच्चन की मधुशाला मौत को अंत मानती ही नहीं, वो उसे सफर का बस एक और पड़ाव समझती है। अच्छा। वो लिखते हैं, मरणोत्तर जीवन कहो या इसे पुनर्जन्म निराला, लौट के फिर आऊंगा मैं पथिक इसी मधुशाला। लौट के फिर आऊंगा मतलब मृत्यु एक अंत नहीं, एक निरंतरता है। बिल्कुल, मृत्यु भी एक तरह का नया आरंभ है। और मधुशाला वो जगह है, वो प्रतीक है जहां आत्मा की अमरता दिखती है, आत्मा की वो अनंत यात्रा जो चलती रहती है। हाँ, जो चलती रहती है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को भी जैसे एक उत्सव की तरह देखती है। मधुशाला वो ठिकाना है जहां आत्मा बार बार लौटती है, अपनी प्यास बुझाने, शायद एक नए अनुभव के लिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मधुशाला सिर्फ पीने पिलाने या मस्ती की कविता नहीं है, ये तो एक पूरा जीवन दर्शन है। सही कहा।
इसमें प्रेम की वो नरमी भी है, व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह भी है, सत्य की एक गहरी प्यास भी है। और अंत में वो परम शांति या मुक्ति का भाव। बिल्कुल। और ये देखना कितना अद्भुत है कि बच्चन जी ने जो तब लिखा था वो शब्द आज भी, इतने दशकों बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, उतने ही विचार जगाते हैं, सोचने वाले मन को आज भी छूते हैं, कुरेदते हैं। सही बात है। तो इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं पूरी करते हैं। हाँ। लेकिन एक पंक्ति है उनकी जो शायद सोचने के लिए हमारे साथ रह जाए। कौन सी? जो न कभी झुके वो बना मेरी मधुशाला। वाह, सच में ये पंक्ति अपने आप में एक अटल, एक अडिग भावना का प्रतीक है। इस पर तो वाकई गहरा चिंतन किया जा सकता। साथियों, मधुशाला कोई किताब भर नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। इसमें प्रेम है, विद्रोह है, प्यास है और अंत में परम शांति है। बच्चन जी की कलम ने जो कहा वो आज भी हर युवा, हर विचारशील मन के लिए प्रेरणा है। और इसलिए जो न कभी झुके वो बना मेरी मधुशाला। ये था अंतिम भाग मधुशाला, एक कविता, एक दर्शन। मैं हूं आपका आरजे सूर्या और ये थी एक यात्रा बच्चन जी की कलम से हमारी आत्मा की गहराई तक। इसी के साथ मधुशाला की सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी और सीरीज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि।